Hello everyone, this is Sagar Joshi from Lawweb Tutorial, and today I am presenting a video on Brexit, a very important topic, Brexit. Britain exit from European Union, right? अभी आपने न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे 31 जनवरी 2020 को एक बहुत बड़ा न्यूज़ था कि फॉर्मली जो है ब्रिटेन एग्जिट करता है या लीव करता है यूरोपियन यूनियन को। और बहुत बड़ी न्यूज है। कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि जिस यूके ने 2011 में एक लॉ पास किया पार्लियामेंट में कि 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, 5 साल से पहले जो पार्लियामेंट की टर्म है कंप्लीट नहीं होगी और इलेक्शन नहीं होंगे, उस लॉ के बावजूद पिछले 4 साल में उस देश में 3 इलेक्शन हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं और 2 को रिजाइन करना पड़ा। इनफैक्ट 3 को ही रिजाइन करना पड़ा, तीनों को रिजाइन करना पड़ा। तो कुल मिला के ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई सालों से ब्रिटेन में सिर्फ एक ही मुद्दा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, सोशल हो, सारे मुद्दे एक ही मुद्दे के चारों तरफ घूमते हैं, वो है ब्रेक्सिट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर में भी एक पैराग्राफ था और एक्सपेक्टेड है कि क्लैट में भी एक पैराग्राफ आएगा। और देखिए, आप देख रहे हैं पैराग्राफ्स की जो पैसेज होता है वो ब्रेक्सिट से रिलेटेड होता है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ब्रेक्सिट क्या है, ताकि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा ब्रेक्सिट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस क्या बनेंगे और क्या क्या आपको आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेक्सिट की कहानी को। ब्रेक्सिट की कहानी ये है कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है। पहले तो ब्रिटेन क्या है, देखिए ब्रिटेन है, इसको ग्रेट ब्रिटेन या इसको यूनाइटेड किंगडम यूके भी कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर 4 मेजर एरियाज हैं, एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये चारों मिलकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम या बनता है ब्रिटेन। और चारों एक अलग अलग एंटिटीज हैं, अपनी अपनी सबकी कैपिटल है। जैसे आप बात करेंगे इंग्लैंड तो उसकी कैपिटल लंदन है, आप बात करेंगे वेल्स तो उसकी कार्डिफ है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है और बेलफास्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड की। लेकिन ये सब मिलके अभी ये अंडर कंट्रोल यूके और पूरा यूके या ब्रिटेन है। और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके का पार्ट है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सेपरेट कंट्री है, सेपरेट एंटिटी है, सोवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसकी कैपिटल है डबलिन, अलग कंट्री है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ ROI। और नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये तो बन गया यूके। अब ये किससे अलग हो रहा है? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक कंसोर्शियम है, एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 27 कंट्रीज हैं। पहले 28 थे, लेकिन इस 31 जनवरी 2020 को आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले जब ब्रिटेन एग्जिट हो गया फॉर्मली, तो अब 27 बचे हैं। ये यूरोपियन यूनियन जो है इसका एक, देखिए यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं ताकि आपको समझ आए। बेसिकली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप डिस्ट्रॉय हो गया तो सारी दुनिया के अंदर लोगों ने सोचा, कंट्रीज ने सोचा कि यूनाइटेड होकर, यूनियन बनाकर बिजनेस को, ट्रेड को एनकरेज करते हैं, बूस्ट करते हैं, इससे जॉब्स क्रिएट हो, इकोनॉमी में बूम आए, इकोनॉमी ग्रो करे, प्रॉस्पेरिटी बढ़े और प्रॉस्परस हो। ये पर्पज के साथ लोगों ने बनाया, एक सबने अलायंसेस बनाने शुरू किए। तो एक ग्रुप बना और उस ग्रुप का या कंसोर्शियम का इनिशियल नाम था EECC, बाद में वो बना EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बाद में वो बना यूरोपियन कमीशन और इवेंचुअली फाइनली जिसको हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है यूरोपियन यूनियन कब बना, किससे बना? तो देखिए ये माना जाता है, वैसे तो पहले से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता था और डिफरेंट ट्रीटीज हुए थे। उन ट्रीटीज से उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके सारे सिस्टम सेट हुआ था। और लेकिन ये माना जाता है कि 1993 में जो मॉस्ट्रिच ट्रीटी थी, मॉस्ट्रिच एक प्लेस है, एग्जिस्ट इन नीदरलैंड, एक नीदरलैंड की जगह है मॉस्ट्रिच, जहां ये ट्रीटी साइन होती है 1993 1993 में यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन बनता है, इसी ट्रीटी से बनता है।
और जो आज का यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है कि वही उसका क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या सिस्टम होगा, ये सब डिसाइड हुआ था ट्रीटी ऑफ लिस्बन में 2009 के अंदर। तो 2009 ट्रीटी ऑफ लिस्बन और मॉस्ट्रिच इज यूरोपियन यूनियन, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, एग्जाम में पूछी गई है कईयों बार, क्लैट में, एलेट में, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए अपन आते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन तो चलिए बन गया, उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन का पर्पज क्या था। जैसे मैंने कहा कि ट्रेड को, मूवमेंट को, कम्यूटेशन को, बिजनेस को स्मूथ करना, एनकरेज करना, बूस्ट करना, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करना। तो इन्होंने फर्दर वन स्टेप अहेड सोचा कि और ज्यादा उसको कैसे स्मूथ किया जाए। तो एक डिसीजन हुआ 1999 के अंदर, 31 जनवरी, इनफैक्ट 1 जनवरी 1999 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग एक कॉमन करेंसी रखेंगे। तो सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एग्री नहीं हुए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, आज की तारीख में 19 ऐसे कंट्रीज है, 19 कंट्रीज जो कॉमन करेंसी चलाते हैं, जिसका नाम है यूरो। और इन कंट्रीज के ग्रुप को, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, इस ग्रुप को कहा जाता है यूरो जोन। यूरो जोन, तो यूरो के अंदर यूरो जोन आता है, यूरो जोन के अंदर आती है 19 कंट्रीज जो अपनी यूरो करेंसी को फॉलो करती है, ताकि करेंसी एक्सचेंज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और ज्यादा बिजनेस स्मूथ होएगा या फास्टन होएगा। अब देखिए ये भी हो गया। अब देखिए यूरोपियन धीरे धीरे, पहले इनिशियली इट वाज एन इकोनॉमिक एंटिटी, ग्रेजुअली ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, क्योंकि ऑल टुगेदर जब मिलता है यूरोपियन यूनियन तो वर्ल्ड के बड़े बड़ी इसके अंदर इकोनॉमीज है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अब ब्रिटेन अलग हो गया है, लेकिन जब एक साथ थे तो इन्होंने सोचा हम पॉलिटिकल, तो इन्होंने डिसाइड किया कि यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट होगा, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन का एक यूरोजोन की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक सेंट्रल बैंक होगी, यूरोपियन, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यूएसए का फेडरल बैंक है, यूरोपियन सारे यूरोजोन का ईसीबी जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, और उसकी हेड है क्रिस्टिन लेगार्ड। क्रिस्टिन लेगार्ड वही है जो पहले कई साल तक आईएमएफ के हेड रह चुकी हैं, और वो भी लॉयर है बाय प्रोफेशन। और तो लॉयर्स जो है वो, और इनफैक्ट जो इस समय यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन के जो हेड है, कमिश्नर है, वो भी लॉयर है, जो मैं अब बात में आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के तो आप देख सकते हैं लॉयर्स कितने डायनामिक, कितने एबल लीडर्स होते हैं, या कितने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि बड़ी बड़ी की पोस्ट पे लॉयर्स। जो ईसीबी है उसकी हेड कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, लॉयर है। चलिए तो अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन का अपना एक कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो कैपिटल है वही यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन की भी वो कैपिटल है, जो है ब्रुसेल्स। अब देखिए ये है यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर है। अब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग क्यों होना चाहता था? अलग इसलिए होना चाहता था कि 2012-13 के बाद क्या होने लगता है कि जब ये देखिए, ये जो बेसिक पर्पस था इकोनॉमी को फ्री करना, ओपन करना, ट्रेड को स्मूथ करना, तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट के साथ साथ एक प्रॉब्लम बन गई ब्रिटेन के लिए। कैसे बन गई कि जब बहुत सारी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से लोग ब्रिटेन आने लगे, यहां तक कि बहुत सारे रेफ्यूजीज, जो सिविल वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से टर्की के रास्ते में यूरोप में एंटर करने लगे, वो भी ब्रिटेन आने लगे, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन है, जहां किसी भी तरह का कोई भी, क्योंकि पूरी, जैसे मैंने कहा, यूरोपियन पार्लियामेंट पॉलिसी डिसाइड करती है, इवन इमिग्रेशन पॉलिसी भी डिसाइड करती है। तो पूरे यूरोपियन यूनियन में कोई वीजा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, फ्री मूवमेंट है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। इस फैसिलिटी की वजह से बहुत सारे लोग ब्रिटेन आने लगे, जॉब करने लगे, और ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि हमारे खुद के जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा आउटसाइडर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा कम चीप लेबर अवेलेबल है, चीप रेट्स में उनको कंपनीज को अवेलेबल है
एम्प्लॉयज और उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ पूरे ब्रिटेन में कि लोग कहने लगे कि वी नाउ नीड टू एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, वी हैव टू लीव यूरोपियन यूनियन। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। 2015 के इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि वहां पिछले 10 साल से एक ही मुद्दा है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशल सोसाइटी हो, सब जगह एक ही मुद्दा है। तो 2015 के चुनाव में मुद्दा क्या था? मुद्दा था वहां पे ब्रेक्जिट। तो दो मेजर पार्टीज है वहां पे, कंजर्वेटिव पार्टीज एंड लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे डेविड कैमरून। उन्होंने एक प्रॉमिस किया पब्लिक से कि अगर इफ वी विन दिस इलेक्शन देन वी विल सर्टेनली कंडक्ट अ रेफरेंडम इन द कंट्री। रेफरेंडम होता है पब्लिक वोटिंग, पब्लिक डिसाइड करती है वोट करके कि इस पॉलिसी पे क्या डिसीजन लिया जाए। इलेक्शन होता है, कैमरून साहब जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2015 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एज प्रॉमिस रेफरेंडम कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो खुद पर्सनली चाहते हैं कि ब्रिटेन शुड रिमेन विद यूरोपियन यूनियन। तो वो ये कहते हैं, कैंपेन करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वोट करें साथ रहने के पक्ष में। वोटिंग हुआ था कि लीव या रिमेन। रिजल्ट आता है 23 जून 2016 को रिजल्ट आता है। 52% वोट किसको करते हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना है, लीव करना है, वी वांट टू लीव यूरोपियन यूनियन। 48% लोग वोट करते हैं रिमेन, यानी हमें साथ में रहना है। लेकिन क्योंकि 52% ज्यादा है, मेजोरिटी है, अगले दिन कैमरून साहब रिजाइन कर देते हैं। वो ये कहते हैं मेरी मोरालिटी है कि मुझे रिजाइन करना चाहिए। उनके रेजिग्नेशन के बाद नई पीएम बनती है। नई पीएम का नाम है थेरेसा मे, और नई प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव पार्टी की। देखिए, लेबर पार्टी कभी पावर में नहीं रही, तो कंजर्वेटिव पार्टी की नई लीडर बनती है थेरेसा मे। थेरेसा मे क्या करती है? ट्राई करती है कि ब्रेक्जिट को एग्जीक्यूट किया जाए। अब ब्रेक्जिट में एग्जीक्यूट क्या करना है, यहां समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। बेसिकली क्या है कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि ब्रिटेन ने 29 मार्च 2017 को यह कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन जो लिस्बन ट्रीटी के सिस्टम से चलता है, तो लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल 50 याद रखिएगा, आर्टिकल 50 ऑफ ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009, आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहता है तो छोड़ने की डेट से लेकर विद इन 2 years कंट्री को सारा नेगोशिएशन, टर्म, कंडीशन सेट करके प्रोसेस कंप्लीट करना है। द कंट्री हैज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिविंग यूरोपियन यूनियन विद इन 2 years ऑफ इनिशिएशन ऑफ लिविंग यूरोपियन यूनियन। तो इनिशिएट हो गया था 29 मार्च 2017 को। अब क्या है, इसके बाद 2 साल, यानी कि 29 मार्च 2019 वो लास्ट डेडलाइन थी जिससे पहले पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, और प्रोसीजर कंप्लीट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्रिटेन के पास ऑप्शन है कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़े, तो उसके 2 ऑप्शन है, डील और नो डील। डील, नो डील, लिटरली बिल्कुल ये टर्म्स हैं, ये मैं समझाने के लिए नहीं बता रहा हूं, टर्म्स हैं। डील का मतलब या नो डील का मतलब पहले समझते हैं। नो डील का मतलब कुछ नहीं करना है, ब्रिटेन सेपरेट होगा, यूरोपियन यूनियन सेपरेट होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, दोनों अलग हो गए। फिर जिस तरह से 2 कंट्री या 2 एंटिटी बिजनेस करते हैं, उसी तरह से बिजनेस होगा। टैरिफ, ट्रेड्स, ड्यूटीज, वीजा, पासपोर्ट सिस्टम, सारी सब कुछ वैसे ही होगा। ये ऑप्शन है ब्रिटेन के पास। दूसरा ऑप्शन है डील। डील में फर्दर 2 ऑप्शन है, हार्ड ब्रेक्सिट डील, सॉफ्ट ब्रेक्सिट डील। अब नो डील नहीं करना चाहता ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी।
एक भयंकर डैमेज या डेंट लगेगा ब्रिटेन को, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस उसका यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, जिसमें फ्री ट्रेड है, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त ट्रेड होता है, जबरदस्त कंसेशंस हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इतने टैक्सेस लगेंगे, इतने डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, इतनी फॉर्मेलिटीज होगी कि यूरोप की या ब्रिटेन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। अब यूरोप ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, दूसरा ऑप्शन डील में मैंने कहा दो है, हार्ड ब्रेक्सिट डील, सॉफ्ट ब्रेक्सिट डील। हार्ड ब्रेक्सिट डील में क्या है कि उसके अंदर ये ऑप्शन है कि ब्रिटेन अलग हो जाएगा, लेकिन जैसे क्या होता है कई बार जब कुछ कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहते हैं या दो कंट्री ट्रेड को बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं, ताकि कोई रूल्स नहीं रहे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, हर्डल्स नहीं रहे, इजियर रूल्स हो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, एक्साइज नहीं हो, ड्यूटी नहीं हो, कोई भी तरह के टैक्सेस नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, तो इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो हार्ड डील में ये है, हार्ड ब्रेक्सिट डील में, कि ब्रिटेन अलग होगा, लेकिन उसके साथ उसको यूरोपियन यूनियन कई तरह के कंसेशन देगा, एक फ्री ट्रेड जोन टाइप बन जाएगा और उसमें उस तरह से काम होगा, जो कि ब्रिटेन चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन देखेगा अगर इस तरह से तो सभी कंट्री चले जाएंगे, इतना मुश्किल से इतना बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना है, हम इसको किस तरह से क्यों बिखरने दें। अब दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट। सॉफ्ट में यह होगा कि वो सिंगल मार्केट रहेगा, लेकिन उस केस में उसको जो पॉलिसीज है वो एग्री करनी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन की, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इमिग्रेशन पॉलिसी। उसमें एक पेज फंस गया। क्या पेज फंस गया? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रिटेन का मतलब है नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। अब नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों सेपरेट एंटिटी है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, लेकिन दोनों आयरलैंड आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, कल्चर एक है, रिलेशंस है, लोगों के रिलेटिव्स हैं, जॉब्स है, लोगों के कम्यूटेशन है, बहुत लोग आते जाते हैं रोजाना। अभी क्योंकि दोनों यूरोपियन यूनियन में, तो बिल्कुल फ्री मूवमेंट है, कोई तरह का वीजा, पासपोर्ट, बैरियर्स, चेकिंग कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में बॉर्डर होगा, वीजा होगा, पासपोर्ट होगा, कई तरह की फॉर्मेलिटीज होगी, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग और या आयरलैंड के लोग भी नहीं चाहते हैं। उनका भयंकर प्रोटेस्ट है। कुल मिला के मामला भयंकर तरीके से उलझा हुआ है। थेरेसा मे क्या करती है, वो इलेक्शन अनाउंस कर देती है। वो ये कहती है, इस इलेक्शन को कहा गया स्नैप इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन पे क्वेश्चन बनेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए, थोड़ा सा और बचा है। स्नैप इलेक्शन। स्नैप इलेक्शन क्या, एकदम से इलेक्शन करवाया थेरेसा मे ने। उसने सोचा कि मेरी बम्पर मेजोरिटी आएगी और फिर मैं इश्यू को हैंडल करूंगी, लेकिन उनकी मेजोरिटी आती नहीं है। अच्छा, इलेक्शन जैसे मैंने कहा कि 2011 में वहां एक कानून बना था, वो कानून ये कहता है कि इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड बिफोर 5 years, द पार्लियामेंट टर्म कैन नॉट बी फिनिश बिफोर 5 years। मतलब आपको 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इस लॉ को अमेंड करना पड़ा इस ब्रेक्सिट की वजह से, और अमेंडमेंट के बाद वहां पे 2015 के इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद थेरेसा में 2017 में इलेक्शन कंडक्ट करवा के, हालांकि जीत कंजर्वेटिव पार्टी की होती है, थेरेसा में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है, लेकिन वैसी मेजोरिटी नहीं मिलती है। फाइनली थेरेसा मे के 3 एफर्ट्स करने के बाद भी, लॉ प्रपोजल लाने के बाद, बिल लाने के बाद जब पास नहीं होता है पार्लियामेंट से, तो थेरेसा मे थक हार कर जून 2019 में वो रिजाइन कर देती है। उनके रेजिग्नेशन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के एक और नेता, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन साहब बनते हैं वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अच्छा, इधर मैंने क्या कहा था, डेडलाइन 2 साल, यानी 29 मार्च को वो डेडलाइन तो खत्म हो गई, जो 29 मार्च 2019 को खत्म हो गई। तब क्या करते हैं, तब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटिशर्स
या ब्रिटेन कि सर इसको एक्सटेंड करिए, तो डेट को एक्सटेंशन मिलता है, पहले 2 महीने फिर 3 महीने, फिर फाइनली डेट डिसाइड होती है 31 अक्टूबर 2019। ये लास्ट डेट थी। वो जो कहते हैं बोरिस जॉनसन कहते हैं मैं इस डील को, इस ब्रेक्सिट प्रोसेस को कंप्लीट कर दूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा फॉर्मली यहां से, यूरोपियन यूनियन से, किसी भी हालत में 31 अगस्त से पहले। यहां तक कि उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, आई वुड रादर लाइक टू डेड इन अ डिच, जिसको डील को करने की बजाय मरना पसंद करूंगा, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, इतने कमिटेड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी जब इसको नहीं कर पाते हैं, वो एक नया प्रपोजल लाते हैं। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म पूछा जा सकता है, आयरिश बैकस्टॉप। इसका क्या मतलब है कि जो आयरलैंड है, उस आयरलैंड को उन्होंने कहा एक बार इस आयरलैंड वाले मुद्दे को साइड में रखेंगे और बाकी चीजों को डिसाइड कर देंगे। आयरलैंड वाला हम लेटर एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद फाइनली डिसाइड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन वो क्या करते हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, और क्योंकि उनको भी लगता है, उनकी खुद की पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोज करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स देखिए, वहां की पार्लियामेंट में भी हमारी तरह 2 हाउसेज हैं, और जो लोकसभा लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है इंडिया में, वहां होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुत सारे एमपीज उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, अपोज करते हैं। ऑपोजिशन की वजह से जो बोरिस जॉनसन साहब हैं वो अनाउंस करते हैं क्या, इलेक्शंस, और अगेन तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है 4 साल में, 2015 में, 17 में और दिसंबर 2019 में फिर इलेक्शन होते हैं। यूरोपियन यूनियन की डेट को एक बार फिर एक्सटेंड किया जाता है और लास्ट एक्सटेंशन मिलता है 31 जनवरी 2020 कि भाई आप जो कुछ करना है करो, लेकिन 31 जन 2020 से पहले इसको क्लोज करो, चैप्टर को। बोरिस जॉनसन साहब इलेक्शन में बम्पर मेजोरिटी के साथ जीत के आते हैं, और जीतने के बाद वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं, और 31 जनवरी को ऑफिशियली फॉर्मली ब्रिटेन, यूके अलग हो जाता है यूरोपियन यूनियन से। और अब अलग होने के बाद में जितने भी टर्म्स कंडीशन, जो प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसकी एक डेडलाइन डिसाइड होती है 1 जनवरी 2021, यानी कि 11 मंथ में उनको सारी डील, नो डील जो भी साइन करना है करके फाइनली उनको प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये था ब्रेक्सिट। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ब्रिटेन क्या है, और ब्रेक्सिट क्यों करवाना चाहते थे। कुल मिला के अब ये सारी चीजें हो गई है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं वीडियो में कि ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखिए कि जो ये ब्रेक्सिट का नेगोशिएशन हुआ था, इसमें चीफ नेगोशिएटर यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन की तरफ से कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश या ब्रिटेन की तरफ से चीफ नेगोशिएटर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी मैंने बताया 3 प्राइम मिनिस्टर्स। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट रिजाइन फॉर द ब्रेक्सिट इश्यू, तो तीनों मैंने नाम बता दिए। अब तीनों नेगोशिएटर्स के नाम, ये सब आपको पता होने चाहिए। यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोपियन यूनियन की कैपिटल का ब्रसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है, लेडी है, लॉयर है, जैसे क्रिस्टीना लेगार्ड ईसीबी की हेड है। ये है उर्सुला वॉन डेर लीन, ये भी एक लेडी है और लॉयर भी है बाय प्रोफेशन, और इस समय प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की। इसी तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट है, हर देश के एमपीज हैं, और वो जो कानून बनाते हैं वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पे एप्लीकेबल। जैसे हमारे भारत का कानून बनती है लोकसभा में या राज्यसभा से, वहां यूरोपियन पार्लियामेंट से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के कानून बनते हैं। तो पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है या जो स्पीकर है, जैसे हमारी लोकसभा के वहां स्पीकर नहीं प्रेसिडेंट बोलते हैं, डेविड सासोली। उसके बाद में फिर आपको पता होना चाहिए
कि कौन चीफ नेगोशिएटर है इस यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन की तरफ से ब्रेग्जिट डील के लिए, तो वो है माइकल बार्नियर MICHELBARNIER। इसी तरीके से कोऑर्डिनेटर इस डील के कौन थे यूरोपियन कमीशन की तरफ से, तो वर्हो गाई GUY वर्हो स्टैड, ये कोऑर्डिनेटर थे। और ब्रिटेन की तरफ से 3 नेगोशिएटर्स या सेक्रेटरीज, ब्रिटिश सेक्रेटरीज या ब्रेग्जिट सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए थे। ये 3 थे। सबसे पहले डोमिनिक राब, सेकंड डेविस और अभी है स्टीफन बार्कले एक बहुत बड़ी वहां पे फाइनेंशियल ग्रुप है ब्रिटेन का, उसके हेड है स्टीफन बार्कले, जो ब्रेग्जिट सेक्रेटरी हैं या ब्रिटेन की तरफ से चीफ नेगोशिएटर हैं। तो देखिए आपको ये सारे नोट्स, देखिए कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ये बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। अगर आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे पूरी टीम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लाएं, करंट अफेयर्स पे, करंट जीके पे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और इन पे जो फैक्ट्स है वो जैसे मैंने कहा, नोट्स जब आएंगे उनके अंदर मिल जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। शब्बा खैर।